Hi friends, we are continuing with our series, that is the exceptions etc. in NCERT, which sometimes students they डू नॉट रिकोगनाइज, उनको समझ में नहीं आता और ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जो कि छूट जाती हैं, तो उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। और इसमें हम अब चूँकि इनऑर्गेनिक है तो हम थोड़ा सा जो एक्सेप्शंस वगैरह हैं उनके बारे में भी डिस्कस करते चलेंगे। पूरा सब्जेक्ट नहीं है, साफ साफ मैं क्लियर कर दूं। अब इसमें हम डी एंड एफ पी ब्लॉक वगैरह डिस्कस करेंगे, तो सारी चीज़ें नहीं हैं, केवल ऐसे जो पॉइंट्स मुझे लगते हैं कि डिस्कस करना चाहिए और शायद आपने ध्यान ना दिया हो, तो वही पॉइंट्स जो हैं मैं लेकर के डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा 100%। सो इसमें अपने पास यहाँ पर डी एंड एफ में यदि हम स्टार्ट करें तो एक तो जो 10th ग्रुप है, इसमें अपने पास यहाँ पर निकल, पैलेडियम और प्लेटिनम आता है। जो फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज है, फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज वो हम डिस्कशन में इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज जो लेटेस्ट अपने पास यहाँ पर आया है, हालांकि आपको छोटे मोटे पॉइंट्स याद रखने चाहिए, जैसे लास्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन सा है, तो कॉपरनीशियम के CN कॉपरनीशियम। तो ये कॉपरनीशियम वगैरह के बारे में स्टडीज उतनी ज़्यादा हुई नहीं है, तो हम उनको लेकर के नहीं चलेंगे। तो जो पॉइंट है जो हम डिस्कस करना चाह रहे हैं उनमें अपने पास जो 10th ग्रुप है, इसमें सारे के सारे तीनों मेंबर्स जो हैं वो अपने पास डिफरेंट आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं। इन सब का जो अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो अपने पास डिफरेंट होता है। निकल ये है 3D8 4s2, पैलेडियम 4D10 5s0, और ये है अपने पास यहाँ पर प्लेटिनम है 5D9 6s1। अब यदि हम यहाँ पर डार्मस्टाड STM को DS को इंक्लूड करें तो इसका फिर कॉन्फ़िगरेशन निकल के जैसा होता है। तो हम यहाँ पर ये नॉर्मली पूछेगा भी नहीं, ये वाला जो क्वेश्चन है पूछेगा भी नहीं, तो DS को लेकर के हमें यहाँ पर चिंता नहीं करनी है। कौन सा ग्रुप है जिसमें तीनों के तीनों मेंबर्स जो हैं डिफरेंट आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक और जो पॉइंट है वो ये कि अपने पास टिपिकल मेटालिक स्ट्रक्चर कौन शो करता है। जैसे अपने पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स में यदि हम देखें तो हमें BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूब, HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और CCP क्लोज पैक जो क्यूबिक क्लोज पैकिंग है, CCP को ही हम कहते हैं FCC। तो ये तीनों ही तरह की संरचनाएं, स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलती हैं। बट इनमें कुछ एक टेबल है वहाँ पर, उसमें मेंशन्ड है कि जो जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी है, इसके अलावा मैंगनीज और लैंथेनॉइड्स के बारे में भी ये बात मेंशन्ड है कि ये जो मेंबर्स हैं ये टिपिकल मेटालिक स्ट्रक्चर शो करते हैं, टिपिकल मेटालिक स्ट्रक्चर शो करते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक आ जाता है डेल्टा H एटोमाइजेशन। डेल्टा H एटोमाइजेशन, इसकी जो वैल्यू है, जो हाईएस्ट वैल्यू अपने पास यहाँ पर हम मोस्टली फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज को लेकर के ही हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, इसको लेकर के ही हम बात कर रहे हैं। तो इसमें अपने पास यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा डेल्टा H एटोमाइजेशन जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में देखने को मिलता है वो है वेनेडियम का।
वैल्यूड डाटा आपको याद नहीं रखना है। वेनेडियम हमारे पास जो है मोस्ट और हाईएस्ट डेल्टा एच एटोमाइजेशन शो करता है, और जो लोएस्ट है वो है अपने पास यहाँ पर जिंक। जो लोएस्ट वैल्यू शो करता है वो है अपने पास यहाँ पर जिंक। डेल्टा एच एटोमाइजेशन की हाईएस्ट वैल्यू है वेनेडियम, लोएस्ट वैल्यू है किसकी, जिंक की। अब कभी कभी मतलब वैसे तो उतना कंफ्यूज नहीं करना चाहिए कि कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट का लोएस्ट वैल्यू है करके, तो फिर जिंक यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी को हमने जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर उनको हमने ट्रांजिशन एलिमेंट्स में शामिल नहीं किया है, तो फिर मैंगनीज आएगा। बट इस बात के चांसेस बहुत ही कम हैं, ठीक है। तो लोएस्ट हाईएस्ट वैल्यू वेनेडियम आप कहिए और लोएस्ट वैल्यू कहिए आप किसका, जिंक का। और सेकेंड हाईएस्ट वैल्यू है अपने पास वेनेडियम के बगल में ही टाइटेनियम है, उसका टीआई, उसका जो है सेकेंड हाईएस्ट डेल्टा एच एटोमाइजेशन की वैल्यू है। इसके बाद यहाँ पर जो है जो लोएस्ट मेटालिक रेडियस, लोएस्ट मेटालिक रेडियस ये अपने पास अगेन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की हम बात कर रहे हैं, तो ये अपने पास यहाँ पर जो है कोबाल्ट और निकल, ये अपने पास यहाँ पर जो है लोएस्ट मेटालिक रेडियस शो करते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर अपने पास जो है मोस्ट डेंस एलिमेंट, मोस्ट डेंस एलिमेंट इन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, ये अपने पास यहाँ पर आ जाएगा निकल और कॉपर। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में जो मोस्ट डेंस एलिमेंट है, सर्वाधिक घनत्व वाला तत्व, वो है अपने पास यहाँ पर निकल और कॉपर। मोस्ट डेंस एलिमेंट है अपने पास यहाँ पर ओवरऑल यदि हम देखेंगे तो ऑस्मियम मोस्ट डेंस एलिमेंट, बट फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में सबसे ज़्यादा जो डेंस एलिमेंट है वो अपने पास निकल और कॉपर, ठीक है। देन मोस्ट नेगेटिव E0 वैल्यू, ये 2 पॉजिटिव के स्टेट में M2 पॉजिटिव और M2 पॉजिटिव, M मीन्स M2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन लेकर के मेटल में कन्वर्ट होता हो, तो इसमें जो E0 वैल्यू अपने पास यहाँ पर जो है मोस्ट नेगेटिव वैल्यू अपने पास यहाँ पर देखने को मिलती है टाइटेनियम के लिए, Ti3 पॉजिटिव। अगेन वैल्यूज हमें याद नहीं रखनी है, केवल ये आप ध्यान रख लीजिएगा मोस्ट नेगेटिव, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की बात चल रही है, और केवल एक जो अपने पास पॉजिटिव वैल्यू शो करने वाला मेंबर है, पॉजिटिव वैल्यू जो इसी के लिए मेटल 2 पॉजिटिव का मेटल में कन्वर्शन के लिए वो एक ही मेंबर है, वो हमें पता है कॉपर है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर अपने पास एक M3 पॉजिटिव M2 पॉजिटिव में कन्वर्शन के लिए जो मोस्ट पॉजिटिव E0 वैल्यू है अपने पास, मोस्ट पॉजिटिव E0 वैल्यू ये अपने पास शो करता है कोबाल्ट। मोस्ट पॉजिटिव E0 वैल्यू इज एग्जिबिटेड बाय कोबाल्ट, ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा। देन वाइडेस्ट रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, ये काफ़ी कॉमन है, तो मेरे ख्याल से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंगनीज, इसमें अपने पास +2 +3 +4 +5 एंड +6 एंड +7। और यदि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट की भी बात करें
इन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, तो ये भी अपने पास है +7 किसके लिए, मैंगनीज के लिए। ठीक है। और यदि अपने पास यहाँ पर जो है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट अमंग ऑल द एलिमेंट्स, तो वो अपने पास यहाँ पर Fe के नीचे जो मेंबर आता है अपने पास ऑस्मियम +8 का ऑक्सीडेशन स्टेट वो शो करेगा। ठीक है। ये ऑस्मियम जो है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है +8 का। रुदेनियम पर भी हम जा सकते हैं +8 ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए। लेकिन अभी हम बात करें तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में जो सबसे ज़्यादा वैल्यू है वो अपने पास कौन शो करता है, मैंगनीज। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर अपने पास जो है केवल एक ऑक्सीडेशन स्टेट, only one oxidation state is exhibited by scandium +3 और zinc +2। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की बात करें तो यहाँ पर अपने पास केवल एक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने वाला यहाँ पर है अपने पास मेंबर, ये दोनों। ठीक है। और मोस्ट नेगेटिव डेल्टा H हाइड्रेशन, मोस्ट नेगेटिव डेल्टा H हाइड्रेशन ये शो करते हैं बेटा अपने पास यहाँ पर निकल 2 पॉजिटिव और कॉपर 2 पॉजिटिव। मोस्ट नेगेटिव डेल्टा H हाइड्रेशन। डेल्टा H हाइड्रेशन क्या है, मेरे ख्याल से ये आपको क्लियर है। जब भी किसी आयन को हम पानी में डालेंगे तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो उस आयन की ओर अट्रैक्ट होते हैं और इस वजह से उस अट्रैक्शन के कारण जो हीट एनर्जी रिलीज होती है उसे हम कहते हैं डेल्टा H हाइड्रेशन। तो ये अपने पास यहाँ पर एक पॉइंट आ जाता है। इसके अलावा यहाँ पर अपने पास जो है CrO3 Mn2O7 ये दोनों एसिडिक ऑक्साइड्स हैं। यहाँ पे खास बात जो है ध्यान रखने लायक कि नॉर्मली अपने पास नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं, अम्लीय होते हैं। और लेकिन जो मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं, धात्विक ऑक्साइड्स हैं, वो नॉर्मली वहाँ पर अपने पास मीन्स नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं। मेटेलिक ऑक्साइड्स नॉर्मली बेसिक होते हैं, क्षारीय होते हैं। बट यदि मेटल की 5 वैल्यू मतलब यहाँ पर अपने पास जो है चार्ज बाय रेडियस द स्क्वायर, पोलराइजेशन की हम बात कर रहे हैं 5 वैल्यू। तो चार्ज जितना अधिक होगा, C हम यूज़ कर रहे हैं चार्ज के लिए, C जितना अधिक होगा और रेडियस जितना कम होगा उतना ही ज़्यादा 5 वैल्यू और उसका एसिडिक नेचर बढ़ता जाता है। मतलब जैसे यदि हमारे पास कुछ और भी केसेस हैं हम लेके डिस्कस कर सकते हैं। जैसे हमारे पास यदि दिया हुआ है, मान लिया जाए N2O3 NO2 और N2O5, इनका एसिडिक नेचर हमें बताना हो तो यहाँ पर +3 का स्टेट है, +4 का स्टेट है, +5 का स्टेट है। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट, उसी को हम चार्ज कह रहे हैं। तो जैसे जैसे ये अपने पास बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे ये चार्ज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एसिडिक नेचर क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। वैसे ही नॉर्मली मेटल्स में भी 5 वैल्यू जितनी अधिक होगी उतना उसमें बेसिक कैरेक्टर जो है, क्षारीय जो नेचर है वो कम होता जाएगा और एसिडिक नेचर बढ़ता जाएगा। तो CrO3 और Mn2O7 दोनों एसिडिक का नेचर शो करते हैं। जैसे हम क्रोमियम के ऑक्साइड्स में CrO की बात करें, ठीक है, तो CrO बेसिक है, लेकिन यदि हम थोड़ा सा चार्ज बढ़ा दें Cr2O3 तो ये अपने पास क्या हो जाता है, एम्फोटेरिक।
वैसे ही अपने पास यहाँ पर जो है V2O5 भी एम्फोटेरिक है। V2O5 एम्फोटेरिक है, Cr2O3 एम्फोटेरिक है, और CrO3 और Mn2O7 दोनों ही क्या हैं, एसिडिक नेचर रखते हैं। और एसिडिक ऑक्साइड्स के बारे में एक प्रॉपर्टी होती है कि यदि उनको पानी में डिज़ोल्व किया जाए तो वो अपने पास यहाँ पर जो है रेस्पेक्टिव ऑक्सो एसिड शो दिख करता है या बनाता है। तो रेस्पेक्टिव ऑक्सो एसिड मतलब वहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए, तो ये अपने पास HMnO4 बनाता है। वैसे ही CrO3 को यदि पानी में डिज़ोल्व किया जाए तो ये अपने पास यहाँ पर जो है H2CrO4 और H2Cr2O7 ये अपने पास इस तरह के एसिड्स बनाएगा। ठीक है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स पता है कि ये अपने पास यहाँ पर जो है उस केस में जो हाइड्रोलिसिस पे अपने पास जो है वो एसिडिक भी मतलब डिपेंड करता है कि उसका 5 वैल्यू कितना है, उसके अकॉर्डिंग ये अपने पास प्रोडक्ट देगा। तो ये अपने पास यहाँ पर जो है इनके एसिडिक बिहेवियर को लेकर के या ऑक्साइड्स की बात हम कर रहे हैं। देन इनका जो प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन को लेकर के जो क्रोमाइट ओर है, इसे भी आप यदि याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा। क्रोमाइट ओर ये अपने पास यहाँ पर जो है FeCr2O4 ठीक है। और वैसे ही यहाँ पर जो है एक हमारे पास MnO2 आता है जो कि है पायरोलुसाइट जैसे MnO2। इनसे हम KMnO4 प्रिपेयर करते हैं और क्रोमाइट ओर से हम जो है K2Cr2O7 प्रिपेयर करते हैं। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर अपने पास जो है KMnO4 के बारे में एक और बात आप ध्यान रखें, मगर स्किप नहीं होना चाहिए। ये टेम्परेचर डिपेंडेंट पैरामैग्नेटिज्म ये शो करता है। और KMnO4 जो है ये अपने पास KClO4 के आइसोस्ट्रक्चरल है। ठीक है। और MnO4 2 नेगेटिव ग्रीन होता है, जो K2MnO4 है। तो इसमें अपने पास यहाँ पर जो है MnO4 2 नेगेटिव है। ठीक है, MnO4 2 नेगेटिव ये अपने पास ग्रीन कलर का होता है, जबकि MnO4 सिंगल नेगेटिव है अपने पास यहाँ पर परमैंगनेट, और ये है मैंगनेट आयन, ये है मैंगनेट। ठीक है। और MnO4 सिंगल नेगेटिव जो है, MnO4 सिंगल नेगेटिव ये है परमैंगनेट, और ये पर्पल कलर का होता है। ठीक है। और K2Cr2O7 का स्ट्रक्चर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। Cr2O7 2 नेगेटिव, इसका स्ट्रक्चर, इसमें एक ख़ास बात है, इससे भी आप ध्यान रख लीजिएगा। वो ये कि यहाँ पर अपने पास जो है ये जो बॉन्ड लेंथ है, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड, ये रेजोनेंस में नहीं आता है, और इसका बॉन्ड लेंथ अपने पास जो है करीब करीब होता है, ये दो बॉन्ड्स का बॉन्ड लेंथ है अपने पास यहाँ पर 179 pm। और बाकी जो 6 बॉन्ड लेंथ हैं, बाकी कौन कौन से बॉन्ड लेंथ 6 बच गए, ये अपने पास यहाँ पर जो है 1 2 3 4 5 और 6,
ये जो 6 बॉन्ड लेंथ हैं ये कंपैरेटिवली शॉर्ट होंगे। इनका बंध की लंबाई क्या होगी, तुलनात्मक रूप से कम होगी। और तो यहाँ पे टोटल 2 तरह के बॉन्ड लेंथ मिलेंगे। दो ये बॉन्ड लेंथ ये 179 और बाकी 6 बॉन्ड लेंथ अपने पास करीब 163 pm के। ठीक है, डेटा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, pm पिकोमीटर के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ। इसके अलावा यहाँ पर जो पॉइंट अपने पास आ जाता है, एक CR2072 नेगेटिव और CRO42 नेगेटिव, दिस इज येलो इन कलर, और ये अपने पास होता है यहाँ पर ऑरेंज कलर का। और यदि pH वैल्यू अपने पास ज़्यादा हो, 7 से ज़्यादा हो, तो ये अपने पास येलोइश होता है, पीले रंग का दिखता है। और pH वैल्यू यदि कम है, 7 से कम है, तो ये अपने पास क्या दिखेगा, ऑरेंज कलर का। ठीक है, इसके अलावा अपने पास यहाँ पर CR207 अपने ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर में CR207 रिड्यूस होता है CR3 पॉजिटिव में। इसकी E0 वैल्यू यदि आप याद रख सकें तो ठीक है, एज सच कोई कंपल्शन नहीं है, 1.33। जबकि KMNO4 हमारे पास जो है 3 अलग अलग मीडिया में, KMNO4 3 अलग अलग मीडिया में अपने पास यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर ये शो करता है। एक है एसिडिक मीडिया, अम्लीय माध्यम में ये अपने पास यहाँ पर जो है इस तरह से रिड्यूस होगा। एक अपने पास यहाँ पर न्यूट्रल या बेसिक मीडिया वो कहेगा तो उदासीन या फिर हल्का क्षारीय माध्यम, ये MnO2 में रिड्यूस होता है। और बहुत स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडिया में, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडिया में ये MnO42 नेगेटिव में कन्वर्ट होता है। ठीक है, इनकी E0 वैल्यूज यदि आप याद रख सकें तो ठीक है, अदरवाइज इसे आप छोड़ सकते हैं। 1.52 है, ये करीब करीब 1.69 वोल्ट के आसपास। ये 0 पॉइंट अपने पास जो है यहाँ पर 56 वोल्ट के आसपास। यदि याद रख सकें तो ठीक है, अदरवाइज इसे आप छोड़ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक और जो पॉइंट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, I नेगेटिव का ऑक्सीडेशन। नॉर्मली I नेगेटिव अगर एसिडिक मीडिया में ऑक्सीडाइज होता है तो ये I2 में ऑक्सीडाइज होता है, लेकिन न्यूट्रल या बेसिक मीडिया में जहाँ पे कि MnO4 नेगेटिव MnO2 में अपचयित हो रहा है, ये I नेगेटिव को आयोडेट आयन में ऑक्सीडाइज करता है। मतलब यहाँ पर -1 से ये अपने पास +5 के स्टेट में ऑक्सीडाइज करता है। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान रख लीजिएगा। देन इसके अलावा यहाँ पे लैंथेनॉइड्स में जो 1-2 पॉइंट्स हैं, Ln3 पॉजिटिव, Ln ये अपने पास यहाँ पर इसका E0 वैल्यू है, ये अपने पास -2.2 से लेकर के -2.4 तक ये वैरी करता है। बट यूरोपियम एक एक्सेप्शन है, यूरोपियम 3 पॉजिटिव के लिए ये वैल्यू अपने पास यहाँ पर जो है वो करीब करीब 2 वोल्ट के, -2 वोल्ट के आसपास होती है। तो यदि आप ये याद रख सकें तो। इसके अलावा अपने पास यहाँ पर जो है जो शुरुआत के लैंथेनॉइड्स हैं, शुरुआत के लैंथेनॉइड्स ये कैल्शियम के जैसे इनका केमिकल बिहेवियर होता है, और जो बाद के जो लैंथेनॉइड्स हैं वो एल्यूमिनियम के जैसे बिहेव करते हैं। ठीक है, समारियम स्टील हार्ड होता है, समारियम स्टील हार्ड। ठीक है, इसके अलावा मिश मेटल है, इसमें अपने पास लैंथेनॉइड्स करीब करीब मिश मेटल, इसमें लैंथेनॉइड्स करीब करीब होते हैं 95%, और आयन होता है अपने पास यहाँ पर करीब करीब 5%। इसके अलावा वहाँ पे कार्बन है, सल्फर है, एल्यूमिनियम वगैरह भी काफ़ी ट्रेसेस में अपने पास मिलता है। इनका यूज़ जो है वो हम करते हैं जो बुलेट शेल्स बनाने में और लाइटर फ्लिंट्स बनाने में। तो ये आप यदि याद रख सकें तो अच्छा है।
इसके अलावा यहाँ पर इनके यूजेस में एक रिएक्शन है, वो आप ध्यान रख लेना बेटा, वो है वैकर प्रोसेस और वाकर प्रोसेस, जैसा भी आप प्रोनाउंस करें, वाकर प्रोसेस। इसमें एसिटिलीन का कन्वर्शन है इथेनॉल में, CH3CHO में, और इसका जो कैटलिस्ट है वो इम्पोर्टेंट है, वो है PDCl2। ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे एक यूजेस में अपने पास एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, वो है अपने पास जो पॉलीथीन बनाने में जो कैटलिस्ट यूज़ होता है, TiCl4 प्लस मिथाइल एल्यूमिनियम या इथाइल एल्यूमिनियम, ये है अपने पास ज़ीगलर नट्टा कैटलिस्ट। ठीक है। देन पी ब्लॉक में कुछ जो ऑर्डर्स हैं जो एक्सेप्शंस शो करती हैं, एक्सेप्शंस केवल एक्सेप्शनल केसेस में लेकर के डिस्कस कर रहा हूँ मैं। 13th ग्रुप से लेकर के इनर्ट गैसेस तक का जो एक्सेप्शंस है मैं आपको बता देता हूँ। इनमें एक अपने पास 13th ग्रुप में बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। जो लास्ट मेंबर है, जो लास्ट सीरीज में आता है 7th पीरियड में, उन मेंबर्स को मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। इनमें एक तो रेडियस की यदि हम बात करें तो नॉर्मली रेडियस जो है नीचे की ओर क्या होता है, बढ़ता है। मतलब हर होमोलोगस सीरीज में, होमोलोगस सीरीज मैंने कहा, हर ग्रुप में, पीरियोडिक टेबल में हर ग्रुप में ये नीचे की ओर बढ़ता ही है रेडियस। केवल और केवल 13th ग्रुप में एक एक्सेप्शन है, वो ये कि गैलियम का रेडियस अपने पास यहाँ पर एल्यूमिनियम के मुकाबले भी कम होता है। रीज़न वगैरह तो अभी डिस्कस करने के लायक अपने पास समय नहीं है, एक्सेप्शन ये एक एक्सेप्शन है। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी 1, इसमें 13th ग्रुप में बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, इसमें अपने पास आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू नीचे की ओर डिक्रीज होनी चाहिए। इसमें गैलियम एक तो एक्सेप्शन शो करता है, एक अपने पास यहाँ पर गैलियम एक्सेप्शन शो करता है, और गैलियम से भी ज़्यादा होता है आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी, थैलियम की। मतलब बोरॉन, और बोरॉन के बाद यहाँ पर अपने पास ऑर्डर में आ जाएगा थैलियम, उसके बाद यहाँ पर गैलियम, उसके बाद यहाँ पर एल्यूमिनियम, और ये अपने पास यहाँ पर इंडियम। तो ये एक एक्सेप्शन है। आयोनाइजेशन एनर्जी 1, आयोनाइजेशन एनर्जी 3 में भी एक्सेप्शन है, बट उतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, एटलीस्ट आप इसे ध्यान रख लें। इसके अलावा यहाँ पर अपने पास जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी प्रॉब्लम है। 13th ग्रुप में बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, यदि आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें तो हर ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नीचे की ओर घटती ही है, लेकिन 13th और 14th ग्रुप में आपको बहुत प्रॉब्लम जाएगी। 13th ग्रुप में यहाँ पर जो है ये देखो नीचे की ओर जो है इनकी वैल्यू बढ़ रही है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बट मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव अभी भी क्या है, बोरॉन है। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव अभी भी बोरॉन है। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बाद यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट की बात आती है। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, इसमें जो मेल्टिंग पॉइंट है इसकी वैल्यू नीचे की ओर बढ़ती है। ठीक है। और मेल्टिंग पॉइंट अपने पास यहाँ पर इसमें बोरॉन का हाईएस्ट, और फिर ये अपने पास यहाँ पर एल्यूमिनियम, मतलब सबसे कम देखने को मिलेगा गैलियम का, उसके बाद इंडियम, उसके बाद गैलियम, इंडियम, देन अपने पास यहाँ पर आ जाएगा थैलियम, देन ये आ जाएगा अपने पास थैलियम, और उसके बाद यहाँ पर एल्यूमिनियम, और ये गैलियम, बोरॉन हाईएस्ट जो मेल्टिंग पॉइंट है। ठीक है।
तो 13th ग्रुप में ये अपने पास यहाँ पर टोटल एक्सेप्शंस हैं। एक तो रेडियस, ठीक है, ये अपने पास यहाँ पर है रेडियस के लिए। रेडियस में केवल एक ही ग्रुप में एक्सेप्शन है, मैंने कहा, वो है अपने पास यहाँ पर 13th ग्रुप। और गैलियम का रेडियस अपने पास एक्सेप्शनली कम है, एल्यूमिनियम के मुकाबले कम है। देन आयोनाइजेशन एनर्जी में अपने पास यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी 1 की यदि हम बात करें तो गैलियम और थैलियम दोनों ही एक्सेप्शन शो कर रहे हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी अपने पास यहाँ पर जो है लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव आ जाएगा एल्यूमिनियम, ठीक है, और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव आ जाएगा यहाँ पर बोरॉन। और मेल्टिंग पॉइंट में भी एक्सेप्शन है, तो बॉइलिंग पॉइंट में एक्सेप्शन नहीं है तो उसे मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। इसके अलावा 14th ग्रुप में यदि हम 14th ग्रुप की बात करें तो ये अपने पास यहाँ पे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, इन मेंबर्स में रेडियस में कोई एक्सेप्शन नहीं है तो इसे हम शामिल नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो नीचे की ओर बढ़ना चाहिए, बट लेड की वैल्यू अपने पास टिन के मुकाबले यहाँ पर अपने पास क्या है, ज़्यादा है। और यही रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है E0 वैल्यू में भी। टिन 2 पॉजिटिव और Pb2 पॉजिटिव, इनके जो E0 वैल्यूज़ हैं इसमें, उन वैल्यूज़ में भी ये रिफ्लेक्शन अपने को देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर ये है आयोनाइजेशन एनर्जी 1। देन यहाँ पर जो एक और प्रॉब्लम है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, यहाँ पर ये जो मेंबर्स हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम और टिन, इन तीनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ बराबर हैं और लेड की वैल्यू इनसे ज़्यादा और कार्बन की वैल्यू सबसे ज़्यादा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की हम बात कर रहे हैं 14th ग्रुप में। तो 13th और 14th ग्रुप में पर्टिकुलरली आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर अपने पास जो है मेल्टिंग पॉइंट में यदि हम कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड के मेल्टिंग पॉइंट की यदि हम बात करें तो ये नीचे की ओर डिक्रीज होना चाहिए और यहाँ पर लेड और टिन में एक एक्सेप्शन है। तो ये 14th ग्रुप का अपने पास आ जाता है। इसके बाद 15th ग्रुप में, 15th ग्रुप में हमारे पास यहाँ पर जो है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी और बिस्मथ, नाइट्रोजन, इनके यदि हम पी ब्लॉक में 15th ग्रुप की यदि हम बात करें तो इसमें जो मेल्टिंग पॉइंट है वो नीचे की ओर बढ़ना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर लेकिन आर्सेनिक का यहाँ पर सबसे ज़्यादा, देन एंटीमोनी मीन्स नाइट्रोजन, फिर फॉस्फोरस, देन ये अपने पास आ जाएगा बिस्मथ और इससे फिर अपने पास एंटीमनी और ये अपने पास यहाँ पर आर्सेनिक। 15th ग्रुप में ये है मेल्टिंग पॉइंट की बात। जबकि बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, इसमें बॉइलिंग पॉइंट नीचे की ओर बढ़ना चाहिए और केवल एक ही एक्सेप्शन है, एंटीमनी का बॉइलिंग पॉइंट बिस्मथ से ज़्यादा होता है, ठीक है। और देन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की यदि हम बात करें, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी एंड बिस्मथ, ये अपने पास इलेक्ट्रॉन अफिनिटी नीचे की ओर घटनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या है ये मुझे नहीं लगता कि आपको बताने की ज़रूरत है। और नाइट्रोजन की वैल्यू यहाँ पर सबसे कम, मतलब ये केवल नाइट्रोजन है 15th ग्रुप में जो पॉजिटिव वैल्यू शो करेगा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का, ठीक है। और देन ऑक्सीजन फैमिली में यदि हम बात करें, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में जो ऑक्सीजन की वैल्यू है ये अपने पास सबसे कम, मतलब सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी 15th ग्रुप में शो कर रहा है फॉस्फोरस और यहाँ पर अपने पास सल्फर।
और सेम हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन में भी यही बात आती है कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है अपने पास यहाँ पर फ्लोरीन की, वो अपने पास क्लोरीन से कम है। तो यहाँ पे भी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कौन शो करेगा? सेकेंड मेंबर। 15th ग्रुप में भी सेकेंड मेंबर फॉस्फोरस, 16th ग्रुप में भी सेकेंड मेंबर सल्फर, और 17th ग्रुप में भी ये अपने पास कौन शो कर रहा है? क्लोरीन। ठीक है। और यदि हम इनर्ट गैसेस की बात करें तो हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में ये जो आर्गॉन और क्रिप्टॉन है, इनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी सेम है। और अदरवाइज ये अपने पास यहाँ पर जो है ये ऑर्डर यहाँ पर देखने को मिलता है, और हीलियम की वैल्यू सबसे कम है। तो ये एक अपने पास यहाँ पर एक्सेप्शन आ जाता है। इसके अलावा एक्सेप्शंस में हमारे पास एक एक्सेप्शन यदि आप याद रख सकें, याद रखना ही पड़ेगा आपको, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनकी जो बॉन्ड एनर्जी है, बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर ये आना चाहिए, बट फ्लोरीन की जो बॉन्ड एनर्जी है वो ब्रोमीन और आयोडीन से भी कम होती है बॉन्ड एनर्जी। जबकि मैंने अभी बताया इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में, इलेक्ट्रॉन बंधुता में फ्लोरीन की वैल्यू क्लोरीन से कम होगी, जबकि बॉन्ड एनर्जी में ये और भी कम हो जाता है, यहाँ पे ब्रोमीन से भी कम है, ब्रोमीन और आयोडीन के बीच में आता है। देन एक्सेप्शंस में हमारे पास एक तो ये जो अपने पास यहाँ पर HF, या हम यहाँ पर अमोनिया से बात करते हैं, अमोनिया, फॉस्फीन, आर्सीन और स्टिबीन, इनके जो हाइड्राइड्स हैं, देन H2O, H2S, H2SE, H2TE, लास्ट मेंबर को हम नहीं ले रहे हैं क्योंकि कुछ ग्रुप्स में यहाँ पर अपने पास लास्ट मेंबर की थर्मल स्टेबिलिटी काफ़ी कम होने के कारण वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। HF, HCl, HBr, HI। अब यहाँ पर इससे आप कैसे याद रख सकते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि ये सारे के सारे कोवैलेंट हाइड्राइड्स हैं। ये किस तरह के हाइड्राइड हैं? कोवैलेंट हाइड्राइड। और कोवैलेंट हैं तो इनमें जो आपस में लगने वाला अट्रैक्शन है वो है वैन डर वाल अट्रैक्शन। तो वैन डर वाल अट्रैक्शन जो है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कह लें या फिर आप कह लें मोलार मास। तो मोलार मास नीचे की ओर बढ़ता है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट नीचे वैन डर वाल अट्रैक्शन के बढ़ने के कारण बढ़ने चाहिए। लेकिन जो पहला मेंबर है इन सभी ग्रुप्स में, वो हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड शो करता है, अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध, जिसकी वजह से इनके मॉलिक्यूल्स काफ़ी क्लोज होते हैं और ये एक्सेप्शन शो करते हैं। तो यहाँ प्रॉब्लम ये है कि मेल्टिंग पॉइंट में और बॉइलिंग पॉइंट में यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट ऑर्डर है। तो मेल्टिंग पॉइंट में यहाँ पे अमोनिया का हाईएस्ट है मेल्टिंग पॉइंट। ठीक, दिस इज मेल्टिंग पॉइंट। ये ऑर्डर है अपने पास यहाँ पर किसका? मेल्टिंग पॉइंट का। और यहाँ पर HF शो करता है हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। HF वाले केस में HF जो है हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट शो करता है। ठीक है। और अमोनिया बॉइलिंग पॉइंट में अपने पास आर्सीन और स्टिबीन के बीच में आता है यहाँ पर, और यहाँ HF का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो मतलब जो मेल्टिंग पॉइंट है वो यहाँ पर HBr और HI के बीच में आता है। जबकि H2O के केस में यदि हम MP की भी बात करें या BP की बात करें तो दोनों में हाईएस्ट है। MP भी हाईएस्ट है और BP भी हाईएस्ट है। तो इस तरह से आप चाहें तो याद रख सकते हैं। अमोनिया में मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट,
HF में बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट। अमोनिया वाले ग्रुप में मेल्ट जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आर्सिन और स्टिबीन के बीच में, और HF वाले ग्रुप में अपने पास उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है HBr और HI के बीच में, और H2O वाले ग्रुप में मेल्टिंग पॉइंट हो चाहे बॉइलिंग पॉइंट हो, दोनों ही क्या है, हाईएस्ट हैं। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो इन तीनों ही ग्रुप्स में जो अपने पास यहाँ पर मेंबर हैं, सेकेंड मेंबर, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, मिनिमम लोवेस्ट होता है। 15th ग्रुप में फॉस्फीन का MPBP मिनिमम है, 16th ग्रुप में H2S का MPBP मिनिमम है, और 17th ग्रुप में अपने पास जो है HCl का MPBP क्या है, मिनिमम है। तो आई होप कि आपको कुछ बेनिफिट हुआ है आज के इस डिस्कशन में। ठीक है बेटा, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।